अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। हम लोग टॉप डाउन पार्सर्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम इसकी टाइप पढ़ेंगे प्रेडिक्टिव पार्सर्स। टॉप डाउन पार्सर्स में हमने ये देखा था कि हमारे पास एक पार्सर्स होते हैं जो विद बैक ट्रैकिंग होते हैं, और वो बैक ट्रैकिंग के साथ जो हमारा पार्सर था उसका नाम था ब्रूट फोर्स टेक्निक, और उसको हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे पास ये पार्सर्स हैं जो विदाउट बैक ट्रैकिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई बैक ट्रैकिंग नहीं है। तो जो बैक ट्रैकिंग वाले पार्सर्स हमने पढ़े हैं उसमें हमने ये देखा कि क्योंकि वो प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब हम प्रेडिक्टिव पार्सर्स को देखेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, अ प्रेडिक्टिव पार्सर इज केपेबल ऑफ प्रिडिक्टिंग द राइट चॉइस फॉर एक्सपेंडिंग द नॉन टर्मिनल। यानी अब हमारे पास पार्सर ऐसा है जिससे इतना पता है कि मैंने क्या प्रिडिक्ट करना है। ब्रूट फोर्स में यही हमारे पास हो रहा था कि वी वर अनएबल टू प्रिडिक्ट व्हाट इज कमिंग। तो हम हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करते थे। अब हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करने की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत लाइन ऑफ कोड लगते थे, और सबसे मेन चीज़ ये थी कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे जब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो हमारे पास ये, मैं बिल्कुल भी नहीं आपको कहूँगी कि प्रिडिक्टिव पार्सर्स में हम लोग हर बार पहली बार इस सोल्यूशन में पहुँच जाते हैं। हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि हम फर्स्ट टाइम पे सोल्यूशन पे ना पहुँचें, लेकिन फिर भी ये पार्सर्स प्रिडिक्ट करते हैं। तो 90% चांसेस यही हैं कि आप लोगों को आपके जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस होंगे, वो हमेशा ट्रू ही होंगे या ठीक ही होंगे। सो द गिवन ग्रामर एंड इनपुट स्ट्रिंग टू डिज़ाइन अ प्रेडिक्टिव पार्सर, देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रामर। अब जब हमने पहले लेफ्ट रिकरियन और इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि अगर ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव हो तो वो प्रिडिक्टिव पार्सर्स उसको नहीं कर सकते, यानी उसको पिक नहीं कर सकते, या आप ये समझें कि उससे सोल्यूशन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने बताया कि अगर आपने प्रिडिक्टिव पार्सर को यूज़ करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है ग्रामर पे, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि द ग्रामर शुड बी फ्री ऑफ लेफ्ट रिकरियन एंड शुड बी लेफ्ट फैक्टर्ड। तो जिस वक्त हमने लेफ्ट फैक्टरिंग और लेफ्ट रिकरियन को पढ़ा था तो उस वक्त हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हम इसलिए लेफ्ट रिकरियन या लेफ्ट फैक्टरिंग कर रहे हैं क्योंकि जब हम पार्सर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास प्रॉब्लम आएगी अगर हमारे पास लेफ्ट रिकरियन या वाली प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हुई, जिसे हमने इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन पढ़ा था, और फिर हमने कहा था कि हम उसे लेफ्ट फैक्टर्ड करते हैं। तो उस टाइम अगर आप अपने पुराने लेक्चर्स निकाल के सुने या अपनी बुक में देखें तो वहाँ पे मेन इशू यही लिखा हुआ था कि व्हेन एवर वी इम्प्लीमेंट टॉप डाउन पार्सिंग, और जब वहाँ पे हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो लेफ्ट रिकरियन की वजह से हमारे पास इश्यूज आ जाते हैं, और उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लेफ्ट फैक्टरिंग या लेफ्ट रिकरियन करें। द प्रेडिक्टिव पार्सर ट्राइज टू प्रिडिक्ट विच प्रोडक्शन प्रोसीड्स the least chance of a backtracking and infinite looping। अब लीस्ट चांस है, हम रिमूव नहीं कर रहे इस चांस को, हम ये कह रहे हैं कि वी हैव लीस्ट चांस ऑफ बैक ट्रैकिंग। तो हमारा पार्सर प्रिडिक्ट करता है और ये कोशिश करता है कि हम कुछ इस तरीके से अगली प्रोडक्शन को प्रिडिक्ट करें कि हमारे पास ना तो बैक ट्रैकिंग हो और ना कोई इनफाइनाइट लूप हो। और इनफाइनाइट लूप आपको पता तब भी होता है जब हमारे पास लेफ्ट रिकरियन होती है। अगर आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है और आपने पार्सर प्रिडिक्टिव इम्प्लीमेंट कर दिया, अब आपने ना ग्रामर ठीक की है और पार्सर भी लेफ्ट ये प्रेडिक्टिव कर दिया, तो वो खुद ब खुद ही इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और आपकी चीज़ जो है वो सही तरह रिजॉल्व नहीं होगी। प्रेडिक्टिव पार्सिंग रिलाइज ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट फर्स्ट सिंबल्स कैन जनरेट फ्रॉम द प्रोडक्शन। If the first symbols of the production can be non-terminal, then non-terminal has to be expanded till we get the set of terminals। अब अगर आपके पास, अब यहाँ पे जो ये चीज़ बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है फर्स्ट सिंबल से। अब फर्स्ट सिंबल से कैसे पता चलती है? लेट से कि ये मेरे पास स्टार्ट सिंबल है एस और ये बना रहा है ए। अब लेट से कि अगर मैं इसमें प्रेडिक्टिव पार्सिंग इम्प्लीमेंट करती हूँ, प्रेडिक्टिव पार्सिंग, तो तब भी कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि मेरा जो पहला स्टार्ट सिंबल ही है वही मेरा एक वही मुझे एक टर्मिनल दे रहा है, और जब अगर वो मुझे टर्मिनल दे रहा है तो फिर अभी कोई इशू नहीं रह गया पीछे। एक तो वैसे भी ये बहुत सिंपल है, तो इसमें हमें, अगर हम इतनी सिंपल चीज़ की बात करें तो फिर हमें पार्सिंग जो है वो इतनी डिटेल में इम्प्लीमेंट ही नहीं करनी पड़ती। ये तो एक पहली कंडीशन है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि लेट्स से कि अगर प्रेडिक्टिव पार्सर भी है और हमारे पास यहाँ पे एक स्टार्ट सिंबल है जो कि नॉन टर्मिनल है, और ये नॉन टर्मिनल पहले हाथ ही हमें एक टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर ऐसा है तो फाइन। लेकिन अगर हमारा जो स्टार्ट सिंबल या फर्स्ट सिंबल है वो हमें आगे भी नॉन टर्मिनल्स ही दे रहा है,
और उसके बाद जो नॉन टर्मिनल हैं वो लेट से कि अगर ये ए बी जो है ये सी को आगे प्रेडिक्ट कर रहा हो और फिर सी आगे जाके ए को प्रेडिक्ट कर रहा हो, तो जब तक हमारा ये टर्मिनल चलते रहेंगे और ये हमें कोई नॉन टर्मिनल दैट इज ए प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हमारी एक्सपेंशन चलती रहेगी। ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि इट विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग, या फिर जब तक हमें कोई सेट ऑफ टर्मिनल्स नहीं मिल जाता। ठीक हो गया, ये तो हमें इन्होंने बता दिया कि प्रेडिक्टिव पार्सर्स क्या करते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि प्रेडिक्टिव पार्सर्स की दो टाइप हैं, रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर एंड नॉन रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर, जिसको हम LL1 पार्सर भी कहते हैं और इसका नेम एज इट इज़ है। तो द सिंपलेस्ट इज रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर। अभी हम रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर को ही देखेंगे कि उसमें क्या होता है। हमारे पास ये है जी हमारा रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि जी द टॉप डाउन पार्सिंग मेथड गिवन इन द प्रीवियस सेक्शन इज वेरी जनरल बट कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, अब टॉप डाउन, हालांकि हमने ये सोचा कि टॉप डाउन जो है वो हमारे पास एक बेटर वे है, लेकिन स्टिल इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अब यहाँ पे जो टाइम कंज्यूमिंग की मेनली बात हो रही है वो बात इस वजह से हो रही है क्योंकि हमने जो पहली प्रॉपर टेक्निक पढ़ी थी वो टेक्निक हमने प्रॉपर ये पढ़ी थी कि वो थी हमारे पास ब्रूट फोर्स, और अब असल में प्रॉपर टेक्निक दूसरी जो है वो रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर है। प्रिडिक्टिव तो एक टाइप है ना, यानी एक आप ये समझ लें कि जो हमने पार्सिंग पढ़ी टॉप डाउन उसमें एक नॉन प्रिडिक्टिंग और एक प्रिडिक्टिंग है। नॉन प्रिडिक्टिंग और नॉन प्रिडिक्टिंग को हम कहते हैं विद बैक ट्रैकिंग और प्रिडिक्टिव को हम कहते हैं विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो विद बैक ट्रैकिंग वाली हमने एक टेक्निक पढ़ी दैट इज ब्रूट फोर्स। तो अभी तक जो हमें एक्चुअली टेक्निक पता है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वजह से ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि अभी हमने जितनी जो मेथड पढ़ा है टॉप डाउन पार्सिंग का वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब प्रेडिक्टिव असल में काम कैसे करता है वो हम जब ये दो टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रेडिक्टिव किस तरह काम करता है और ये थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग है। द मोर एफिशिएंट बट लेस जनरल मेथड इज रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सिंग। One of the most straightforward forms of top-down parsing is recursive descendant parsing। ये बहुत straightforward form है और बहुत अच्छे तरीके से है। Recursive descending parsing is writing recursive procedures for each non-terminal. This is a top-down process in which the parser attempts to verify whether the syntax of the input string is correct as it is read from left to right. अब let's say कि ये आपके पास एक string है जिसे हम left से right, आप देखें ये left side से हम start करते हैं और right पे move करते जाते हैं। तो जब भी हम recursive parser इसी तरह करते हैं कि left से right पे उसको read करता है और हर एक step पे वो उसको attempt करता है कि verify करे कि ये आपकी syntax इसका करेक्ट है, ग्रामर के साथ मैच कर रही है ये नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम रिकर्सिव प्रोसीजर्स लिखते हैं इसके लिए। अब हम यहाँ पे रिकर्सिव प्रोसीजर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीटेड प्रोसीजर्स ही होते हैं हमारे पास जो हमारी प्रोडक्शंस होती हैं और उन्हीं प्रोडक्शंस के पे ही बेस करते हुए हमारा पार्सर बनता है, राइट। अब टॉप डाउन पार्सर ऑलवेज एक्सपेंड्स अ नॉन टर्मिनल by the right hand side of the rule at any time until it gets a string of terminals। यहाँ पे आपकी समटाइम्स बातें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करके लिखी होती हैं और जब आप पहली दफ़ा उसको पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता समटाइम्स। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, ये नहीं कि ये आप लोगों को समझ नहीं आता है। इवन मैं भी अगर कोई बिल्कुल नई चीज़ एक दफ़ा रीड करके पढ़ूँ तो वो मुझे समझ नहीं आती, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो एक दफ़ा उसे रीड करके पढ़ते हैं और उन्हें समझ नहीं आती तो वो दे अज्यूम कि ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, हमसे हो नहीं पाएगी, एंड देन दे इवेंचुअली वो माइंड सेट बना लेते हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन जब भी आप चीज़ को 2 या 3 दफ़ा पढ़ते हैं तो वो आप चेक कर लें कि वो अपना मीनिंग जो है वो उसका ज़्यादा वाज़ेह होने शुरू हो जाता है मीनिंग। तो यहाँ पे भी जो बात लिखी हुई है, टॉप डाउन पार्सर ऑलवेज एक्सपेंड्स अ नॉन टर्मिनल बाय राइट हैंड साइड ऑफ द रूल। नॉन टर्मिनल हमारा जो नॉन टर्मिनल होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है और वो कोई ना कोई टर्मिनल या नॉन टर्मिनल बना रहा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हमेशा हमारे पास बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टॉप डाउन पार्सर है वो उसे ऐसे एक्सपेंड करता है कि वो एक नॉन टर्मिनल को उसकी राइट हैंड साइड से विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स उससे रिप्लेस करता है अनटिल अनलेस हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास सिर्फ टर्मिनल से रिप्लेसमेंट होती है और हमारे पास ये पूरी स्ट्रिंग जो है, जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है वो आ जाती है, या हमारे पास पूरी टर्मिनल्स की स्ट्रिंग आ जाती है। अब ये पूरी जो है ये टर्मिनल्स की ही स्ट्रिंग है।
उसके बाद ये लिखा हुआ है कि द पार्सर एक्चुअली रीड्स इनपुट कैरेक्टर्स फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम सिंबल बाय सिंबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मैचिंग देम विद द टर्मिनल्स फ्रॉम द ग्रामर दैट डिस्क्राइब द सिंटैक्स ऑफ द इनपुट। अब बेसिकली जब आपने इनपुट स्ट्रिंग दी, यहाँ पे अब एक और मजे की बात वो ये है कि हमने स्ट्रिंग दे दी तो हमने टर्मिनल्स की ही स्ट्रिंग दी। इनपुट स्ट्रिंग अगर जब हम देंगे तो दे आर टर्मिनल्स एक्चुअली। नाउ द ग्रामर हैज नॉन टर्मिनल्स। अब क्या है कि हमने इनपुट स्ट्रिंग दे दी, आपका जो पार्सर है इट विल गो टू द ग्रामर, वो प्रोडक्शन से वो सेम टर्मिनल्स बनाएगा और फिर उन टर्मिनल्स को मैच करेगा एंड देन वी विल हैव अ सर्टेन थिंग। ऑलराइट, so our recursive descendant parser will read one character at a time and advance the input pointer when the proper match occurs. The routine presented in the following figures accomplish। आगे जो पिक्चर है उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये सारा काम हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि why we are calling it a recursive descendant parser। तो यहाँ पे लिखा हुआ है recursive descendant parser actually performs a depth first search of the derivation tree for the string being passed, hence it is named as descent। ठीक है, तो और इट इज ऑल्सो यूजेस द कलेक्शन ऑफ रिकर्सिव प्रोसीजर्स, तो इसीलिए हमने इसको रिकर्सिव डिसेंडेंट और पार्सर क्योंकि इसका नाम है तो इस तरह हमने इसको रिड्यूस किया। अब यहाँ पे हम आगे इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर जो है वो किस तरह यूज हो रहा है हमारे पास। लेट्स से कि हमारे पास स्टार्ट सिंबल है एस विच इज मेकिंग ए प्लस ए, यानी स्मॉल ए प्लस ए, दैट दिस ए इज नॉन टर्मिनल, दिस ए इज टर्मिनल। ऑल्दो अब आप लोगों को पता है कि ये जब भी स्मॉल ए होता है तो वो टर्मिनल होता है, कैपिटल ए जो है वो नॉन टर्मिनल होता है, और मैं दोनों को ए ही बोलती हूँ, लेकिन क्योंकि आपको विजुअलाइज हो रहा होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अब एवरी टाइम आई कैन नॉट से अ स्मॉल ए एंड अ कैपिटल ए एंड यू जस्ट ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। देन ए मेक्स अ एस विच हैज ब्रैकेट्स अराउंड इट। इसका मतलब कि जो हमारी लैंग्वेज बन रही है इसमें ब्रैकेट्स इंक्लूडेड है। Just keep in mind that if brackets are not included in the grammar, we cannot just insert the bracket in the sentences. Like for example, आपके जितने भी special symbols आपकी C language में use होते हैं वो आपकी grammar में पहले introduce हुए होते हैं। अगर वो वहाँ पे introduce ना हुए हो तो हम उन्हें कभी भी use नहीं कर सकते। So just similarly इस grammar में उन्होंने introduce करवाया कि S जो भी production बना रहा है उसके गिर्द brackets भी लग सकती हैं। That is what they are telling us. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम इसके डेरिवेशन, अगर हम इसका डेरिवेशन ट्री बनाएं फॉर व्हाट, फॉर दिस एक्सप्रेशन a प्लस ए प्लस ए प्लस देन वी हैव इन ब्रैकेट्स a प्लस ए, ऑल आर टर्मिनल्स, ऑल आर स्मॉल एज। तो इसका ट्री कैसे बनेगा? अच्छा, वैसे अगर आप इसकी प्रोडक्शंस देखें तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोडक्शंस कैसे बनेंगी। लेट्स से कि आप ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, आप कहते हैं ए प्लस कैपिटल ए, और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोडक्शन में क्या करते हैं ए प्लस यहाँ पे आप एस को इस तरह कर लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट प्रोडक्शन में इस एस की जगह दोबारा क्या लिखते हैं ए प्लस कैपिटल ए, क्योंकि एस की प्रोडक्शन तो यही बन रही है ना, और फिर फाइनली आप इस फाइनल वाले ए को ए से रिप्लेस करवा देते हैं। सो व्हेन आई से ए को ए से रिप्लेस करवा दे, इट सीम्स सो स्टूपिड बट एक्चुअली वी आर रिप्लेसिंग a small a that is a terminal with a capital A which is a non-terminal. So finally we have this. अब अगर मैं इसका ट्री बनाऊं तो आप ये देखें कि यहाँ पे पूरा ट्री बना हुआ है, तो हम उसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हैव अ लुक एट दिस। ये हमारा स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में हमने a एज इट इज लिया प्लस साइन एंड देन वी हैव अ कैपिटल A एंड कैपिटल A हैव अनदर डेफिनेशन, तो उसकी डेफिनेशन में हमने ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस जो भी आप इन्हें कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि पैरेंथेसिस आर बीइंग यूज्ड एज अ प्रॉपर सिंबल, अ प्रॉपर टर्मिनल थिंग, यानी हमारे पास ये सारे सिंबल्स एज टर्मिनल्स यूज होते हैं, ये नहीं कि हम इन्हें एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की बात करें तो एक्चुअली ए भी तो एक सिंबल ही है, बी भी एक सिंबल ही है। जब आप अपनी मशीन को बता रहे हैं ए बी, तो उनके लिए तो ये एक ड्रॉ हुआ हुआ सिंबल ही है, जिस तरह उनके पास पैरेंथेसिस सिंबल्स हैं, तो ये इट मेक्स नो डिफरेंस। जैसे प्लस का साइन भी उनके लिए एक सिंबल है, तो हमने डिफाइन करना ना कि इट इज ऑपरेटर, तो अगर इसके एक साइड पे कुछ लिखा होगा दूसरी साइड पे कुछ और लिखा होगा तो हमने उन दोनों को ऐड कर देना। दिस इज व्हाट वी डिफाइन, दिस इज व्हाट लैंग्वेज डिफाइंस, दिस इज द पावर ऑफ लैंग्वेज। ये एक्चुअली आपकी डेफिनेशंस मैटर करती हैं, वरना दीज आर ऑल जस्ट ड्राइंग्स एंड दीज ड्राइंग्स आर जस्ट सिंबल्स। वट एवर यू डिफाइन अबाउट देम इज एक्चुअली व्हाट मेक्स देम मीनिंगफुल। उसके बाद एस से दोबारा हमने वो प्रोडक्शन ली ए प्लस कैपिटल ए, और फिर कैपिटल ए को एट द एंड हमने स्मॉल ए से रिप्लेस करवाया। तो यहाँ पे अब मैं ग्रीन कलर से आपको ये देखें ए, और सॉरी ये ब्रैकेट भी आएगी, ये देखें ए आएगा, फिर ए ब्रैकेट ए प्लस
एंड देन ए एंड देन ब्रैकेट। ये देखें, इट इज सच अ डर्टी डायग्राम आई मेड जस्ट राइट नाउ, लेकिन चलें आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या बना लिया। अब यहाँ पे इसका पूरा वो कर लिया। अब हमें इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग आगे दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर इज अ टॉप डाउन पार्सर। ठीक है जी, पार्सर वर्क्स विद स्टार्टिंग विद द स्टार्ट सिंबल। ओके, हमें इस बात की समझ आ गई। इट ट्रावर्स द ट्री बाय फर्स्ट कॉलिंग द प्रोसीजर एस। अब हम यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें, बेसिकली इट इज अ प्रोडक्शन। एस इज मेकिंग ए प्लस कैपिटल ए इज अ प्रोडक्शन, बट वेन एवर you are going to write it down into the programming language. Okay, into the programming language means हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल करनी है, लेकिन उसके लिए हम कंपाइलर भी तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं ना। Just keep these things very clear in your mind. So when we are going to इम्प्लीमेंट द ग्रामर और हमने बताना है कि हमारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, तो हम प्रोडक्शंस के प्रोसीजर्स बनाते हैं, यानी हम पूरे फंक्शंस बनाते हैं और उन फंक्शंस को फिर हम उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे प्रोसीजर एस रीड्स द सिंबल ए एंड प्लस, और इसके अलावा वो ए को कॉल करता है, क्योंकि ए खुद एस को दोबारा कॉल कर रहा है, तो ए भी एक पूरी प्रोडक्शन है जो सिर्फ टर्मिनल नहीं बना रहा बल्कि नॉन टर्मिनल बना रहा है, और वो एंड पे टर्मिनल पे पहुंच रहा है। तो इसलिए ए भी एक प्रोसीजर है जिसको कॉल किया जाएगा। तो लेट द टोकन बी रेड इन द इनपुट स्ट्रीम बी नेक्स्ट टोकन, यानी कि हम यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें बता रहे द फंक्शन मैच is matching the next token in the parsing with the current terminal derived in the grammar and advancing the input pointer, such as the next token points to the next token, and match is effectively a call to the lexical analyzer to get the token. हमने क्योंकि अच्छा हम लोग अब सेकंड स्टेप पे है ना, और अभी मैं कोशिश यही करूंगी कि हम लोग अभी सेमेंटिक एनालिसिस पे भी जल्दी जंप कर जाएं, क्योंकि आपकी इस बुक में पार्सर पे अभी दो चैप्टर्स और हैं, और अगर हम इन 2 चैप्टर्स और को पार्सर्स पे ही पढ़ते रहेंगे, जैसे ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इससे अगला चैप्टर भी पार्सर्स पे है और उससे अगला चैप्टर भी, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ लाइक हम लोग पार्सिंग पे बहुत टाइम लगाएंगे। एक्चुअली पार्सिंग इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड थिंग, तो हम लोग इसको एक प्रॉपरली अलग सब्जेक्ट के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ पार्सिंग को, पार्सिंग की टेक्निक्स को, यानी कि जिसे हम सिंटैक्स एनालिसिस कहते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि आपने कंपाइलर में बाकी चीज़ें भी पढ़नी हैं, बिकॉज यू आर हैविंग अ ओवरव्यू ऑफ कंपाइलर्स नॉट ओनली द पार्सिंग, तो इसीलिए हम लोग मैं आप लोगों को अभी आगे जो फर्दर टाइप्स हैं उनको शॉर्टर कराऊंगी और स्किप करवाऊंगी, और हम लोग सेमेंटिक एनालिसिस और फिर उन कोड जनरेशन को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ताकि आपके फाइनल से पहले आप लोग इस बुक को तकरीबन पढ़ लें, और बीच में से जो चीज़ें स्किप हो जाएंगी वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी मैं आपकी प्रॉपर पूरी बुक फॉलो करवा रही हूँ। तो जिस ऐसा नहीं है कि मैं किसी पेज पे कुछ छोड़ देती हूँ, जब मैं कुछ चीज़ छुड़वा रही हूँ, जो कि अभी एक दफ़ा मैंने आपको लेक्सिकल एनालिसिस में एक चीज़ छुड़वाई थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, और अब इसके बाद हम जब आगे चीज़ें स्किप करेंगे तो वो आपको पेज नंबर पता होगा कि हम कहाँ से स्किप करें। अब यहाँ पे आगे आपके पास प्रोग्रामिंग है, ये देखें, ये हमने लिखा हुआ है कैरेक्टर में हमने लिया नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन में हमने लिया गेट कैरेक्टर, हम कैरेक्टर गेट करें, और अब मैचिंग वाला फंक्शन है उसमें हमने लिया कैरेक्टर टर्मिनल इफ नेक्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू टर्मिनल। अगर तो टर्मिनल है तो फिर हम उससे भी अगला कैरेक्टर ले लेते हैं, और अगर टर्मिनल नहीं है तो फिर हमारे पास एरर आ जाती है, यानी लेट्स से कि हमारे पास वो चीज़ सही नहीं आ रही। नोट दैट द एरर इज अ प्रोसीजर दैट नोटिफाइज द यूजर दैट सिंटैक्स एरर हैज अकर्ड एंड देन पॉसिबली टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन। यहाँ पे जब भी आपके पास एरर आ जाती है तो वो सिंटैक्स एरर को हमें पता चलता है कि ओके यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गई, और जिस लाइन पे आई होती है वो लाइन नंबर आपको पता चल जाता है। दैट इज समथिंग वेरी अंडरस्टूड। फिर आपने यहाँ कहा कि S मेक्स A प्लस A। अब इस प्रोसीजर को हम देखेंगे, ये हमने लिखा प्रोसीजर S इफ नेक्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू A, ये आपको पता है ना डबल इक्वल का निशान है, तो हमारे पास क्या है, हम ये इफ की स्टेटमेंट लगा रहे हैं मैच स्मॉल a मैच प्लस साइन, या फिर हम ए प्रोसीजर को कॉल कर लेते हैं। यही 3 चीजें हैं हमारे पास। अगर ये सब चीजें नहीं है तो फिर एरर आ जाएंगी, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन ही इतनी सी है ना।
और उसके बाद फिर प्रोसीजर ए है हमारे पास, उसको हम देख लेंगे। प्रोसीजर ए मेक्स, वो उसी तरह की आपके पास सारी कोडिंग है। नेक्स्ट टोकन किया आपने, ये सारी चीज़ें लिखी कि या तो लेफ्ट वाली पैरेंथेसिस या फिर राइट वाली पैरेंथेसिस या दरमियान में दोबारा से प्रोसीजर एस आएगा। अब आपने यहाँ पे देखा कि इट इज़ एक्चुअली अ रिकर्सिव डेफिनेशन इन अ वे कि हमारा एस खुद को कॉल तो नहीं कर रहा, एस ए को कॉल कर रहा है और ए वापस एस को कॉल कर रहा है। आपने देखा S is calling A and A is again calling S and S is again calling A, और वो फिर एंड पे जाके हमारे पास स्मॉल ए आता है। ऐसे ही हमारे पास चल रहा है ना। तो मैंने आपको जब रिकर्सिव बताया था तो उसमें हमारे पास एक होती थी डायरेक्ट रिकरियन और एक होती थी इनडायरेक्ट रिकरियन। तो यहाँ पे जो हमारे पास हो रही है दैट इज इनडायरेक्ट रिकरियन। और क्योंकि ये मेरे पास वैसे भी इनडायरेक्ट रिकरियन है तो फिर हमारे पास वो इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन या लेफ्ट फैक्टरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़े यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास वैसे ही डायरेक्ट रिकरियन और वो उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग और इसकी ज़रूरत हो तो वो आप उसे अकॉर्डिंगली जो है वो देख लेते हैं। ये आपका पूरा कोड लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ जो है, कोड के लिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना क्योंकि इतनी कोडिंग तो आपकी अभी तक आई नहीं। पहले लेक्सिकल एनालिसिस में आई थी कोडिंग और वो माशाल्लाह आप लोगों ने सब ने पेपर में जिन्होंने लिखी है उन्होंने देख के ही लिखी है किताब से, वो मुझे आपके पेपर चेक करके अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया। तो अगर ये भी आएगा, वैसे तो ये आएंगी नहीं चीज़ें क्योंकि मैं आपसे कम से कम पार्सर तो नहीं बनवाने वाली, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ आप भी चाहे तो आप लोगों ने तो बुक्स ओपन करके ही पेपर करना होता है तो वो तो वहाँ से आप लोगों की हो जाएंगी। In the above routine, the parser must decide whether A can be S और A, यानी यहाँ हमें डिसाइड करना पड़ता है कि A से हम लोगों ने S को पिक करना है या A को करना है क्योंकि इनके दरमियान और आ रहा है। जैसे हमने ये बनाया है तो इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये बेसिकली यही बन रहा है ना कि या तो S लें या फिर A लें। If it does not match these two, then the error routine is called. Otherwise, the respective symbol are recognized. Here, both the procedure S and A are non-recursive as the rules defined for the non-terminal are non-recursive. अच्छा, itself तो ये non-recursive है ना क्योंकि immediately ये किसी चीज़ को recurse नहीं कर रहे, ये indirect recursion कर रहे हैं। Generally, the grammar is a set of recursive rules. Generally तो हमें पता है कि grammar हमारे पास recursive rules ही होते हैं। और only because of recursion with finite rules we define infinite sentences. recursion की वजह से ही छोटी ग्रामर से हम infinite लैंग्वेज बनाते हैं। लेट्स से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, दैट इज ऑल्सो, चलें अब हमारे पास वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है, उससे हम उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, लेकिन उससे जो सेंटेंसेस बन सकते हैं दे आर इनफाइनाइट। जब से वो जुबान बनी और जब तक दुनिया रहेगी उससे जो सेंटेंसेस बनेंगे दे कुड बी न्यू। देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बुक्स रिटन इन दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड एवरी सेंटेंस इज न्यू। इवन ओनली अ ले मैन कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेज आउट ऑफ एनी लैंग्वेज। तो उसका मतलब ये है कि क्योंकि उसके अंदर रूल्स ऐसे होते हैं जिससे हम इनफाइनाइट सेंटेंसेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज बना सकते हैं। So that is what we just say. So that is why we say recursive descendant parsing is writing recursive procedure for each non-terminal. इसी वजह से हम ये कहते हैं कि हम actually recursive procedure लिख रहे हैं क्योंकि हम उससे कुछ बना रहे होते हैं. So all one need is to write recursive descending parser in a nice grammar that is free of left recursion and left factored. ये हमें पता है क्या कि ग्रामर में जो है उसमें ऐसी फजूल किस्म की ambiguity नहीं होनी चाहिए. Note that a given grammar can write a recursive descendant parser without left factoring the grammar. Then that becomes a recursive descendant parser without backtracking. आप लेफ्ट ट्रैकिंग किए बगैर भी, ग्रामर की लेफ्ट ट्रैकिंग किए बगैर भी रिकर्सिव पार्सर लिख सकते हैं. So a recursive descendant parser can be with backtracking or without backtracking. दोनों केसेस में ये चल सकता है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रामर. रिमेंबर दो इट इज सिंपल, दिस इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड यूज. ये रिस्ट्रिक्टेड यूज है, यानी आप बैक ट्रैकिंग और विद और विदाउट बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टिव यूज है. उसकी वजह ये है कि ये एक प्रेडिक्टिव पार्सर हम पढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये विदाउट बैक ट्रैकिंग होगा. तो अगर इसमें फिर भी बैक ट्रैकिंग आ जाए तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड यूज है, लेकिन बहरहाल इसमें हम हो जाता है. अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड पार्सर इज नॉन रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर. जो इससे भी अगला पार्सर है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है. यानी अभी तक हमने एक ब्रूट फोर्स वाला पढ़ा था पार्सर, और एक अभी हमने ये रिकर्सिव पढ़ा है, और ये तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होता. ये आप ये समझें कि 50% इस्तेमाल होता है. और अभी हम नॉन रिकर्सिव पढ़ेंगे, ठीक है, और वो हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जिसे LL1 पार्सर कहते हैं. तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो. थैंक यू.